माननीय अरुण जेटली जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में हमारे मीडिया प्रमुख सांसद अनिल बलूनी जी हैं। मेरा सादर अनुरोध है माननीय जेटली जी से कि आपको संबोधित करें। मित्रों, पिछले कुछ दिनों में कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी को लेकर कुछ समाचार छपते रहे, वेबसाइट पे छपे, बाकी बाद में और लोगों ने कैरी किए। मैंने उनका निजी तौर पे अध्ययन किया है। और इसलिए यह सार्वजनिक रूप से इसका विश्लेषण करना और देश के सामने रखना बहुत आवश्यक है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शायद अपने जीवन में कभी कोई व्यावसायिक काम नहीं किया, लेकिन एक अच्छा जीवन जीना, विदेशों में पढ़ना, देश में छुट्टियां मनाना, वो जीवन व्यतीत किया है। एक इतिहास था कि जो लोग सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में होते थे, तो बहुत सामान्य जीवन व्यवसाय करते थे, इसलिए कि अपने व्यक्तिगत काम को, अपने परिवार को इतना ध्यान न देकर सार्वजनिक काम को देते थे। दूसरा कारण यह भी है कि पिछले साल, 1.5 साल में एक रोल मॉडल बनके बेबुनियाद और झूठे आरोप किसी पे भी लगा दीजिए जिनका सार्वजनिक जीवन ईमानदारी का होगा, और बिना किसी तथ्य के लगा दीजिए, ये उनका एक राजनीतिक तरीका रहा है। एक पुरानी कहावत है कि पीपल इन ग्लास हाउसेस डोंट थ्रो स्टोन्स। लेकिन ये उन्होंने प्रयास कर लिया, और जो कुछ छपा वेबसाइट पे मैंने देखा और जिन दस्तावेजों का मैंने जिक्र देखा, वो स्पष्ट था। इसका पैटर्न आप समझिए और कैसे जनहित के साथ जुड़ा हुआ यह विषय है। इंदिरा जी ने एक फार्म हाउस बनाया था जिसकी कीमत 9 लाख रुपए दिखलाते हैं आज भी। बाद में राजीव जी को मिला, उसके बाद दोनों बहन भाई को मिला। अब उसका क्या करें? मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जो इस परिवार के लिए एक स्थायी आदत बन गई है, और मैं चुनौती देता हूं कि इसको गलत साबित किया जाए, कि किसी प्रकार से अपने खातों में कैपिटल को बनाया जाए। कैपिटल क्रिएशन स्कीम। वो कैपिटल कैसे बनता है? कागज के ऊपर एक किराएदारी दिखला दो। जिस किसी को आप जब सरकार में थे 4 और 14 के बीच में, सरकार से काम होगा या जो फंसा होगा वो आपके पास आएगा, उसको किराए पे दे दो। वो केवल किराया ही नहीं देगा, उसका कोई दिल्ली में बिजनेस नहीं है, दिल्ली में उसका कोई काम धंधा नहीं है,
कोई उसके कर्मचारी दिल्ली में नहीं है। वो आपका फार्म हाउस किराए पे भी ले लेगा और आपको एडवांस करोड़ों में किराया दे देगा, तो आपका कैपिटल बनता जाएगा। केवल यही नहीं, जो कर्मचारी वहां काम करते हैं, रसोई से लेकर गार्डनिंग से लेकर सिक्योरिटी तक, उनका वेतन भी किराएदारी देने लग पड़ेगा। वो कभी आके दिल्ली रहा नहीं। तो एक शैम मेक बिलीव टेनेंसी क्रिएट करो। यह हुआ 4 और 14 के बीच में। पहले एक किराएदार था, फिर दूसरा आया, और जब यह कैपिटल बन गया तो फिर ऐसे रियल एस्टेट डीलर के पास जाओ जो भी स्वयं की तकलीफ में हो। मैं नाम अभी कुछ मिनटों में बताता हूं दोनों के। वो आपसे समझौता करेगा, एग्रीमेंट टू सेल, कि मेरे से ये कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल, ये कमर्शियल स्पेस ले लो। आपसे समझौता करता है, आप उसको एक किश्त दे देते हो, और वो समझौता क्या है वो भी मैं समझा देता हूं। और वो आपसे समझौता करता है कि बिल्डिंग बनने में तो सालों लगते हैं, लेकिन पहले दिन से आपने जो इंस्टॉलमेंट दी, अश्योर्ड इनकम स्कीम में मैं आपको वापस करना शुरू कर दूंगा पैसा। तो अंत में जो आपने पैसा जमा कराया उसका बड़ा हिस्सा भी आपको मिल गया, रियल एस्टेट भी आपको मिल गई। अब ये कौन महानुभाव थे जो मदद कर रहे थे इनकी? मैंने वो किराएदारों की सूची पढ़ी, एक दो अन्य भी हैं। किराएदार थे, एक कंपनी है FTIL, जिसके मेन प्रमोटर या मालिक का वो हैं श्री जगनेश शाह। अब ये कौन व्यक्ति हैं? ये कमोडिटी एक्सचेंज के काम में थे। 16,000 इन्वेस्टर्स का 5,800 करोड़ रुपया इन्होंने लिया हुआ है, किसी का आज तक वापस नहीं किया। – 2007-8 से लेकर 14 तक वो हजारों इन्वेस्टर आते रहे और कहते रहे कि भाई इस व्यक्ति की 2 कंपनियां हैं, एक में 5-5.5 हजार करोड़ की एसेट्स हैं और दूसरे में इसने इन्वेस्टर्स का पैसा लूटा है। केंद्र सरकार के पास अधिकार है कि दोनों कंपनियों को मर्ज कर दो ताकि उन इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस मिल जाए। केवल इतना करना था। लेकिन जगनेश शाह ने एक समझदारी का काम किया था। He had bought political equity into the government. और इसलिए यह बहुत सरल तरीका, हजारों लोगों को, इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस मिल जाए, केवल मर्जर ऑर्डर करना था। वो सालों तक नहीं किया। इसका कारण क्या है? कोई तो उत्तर देगा इसका। 2014 में उसको आवश्यकता नहीं थी, सरकार बदल गई तो उसने किराएदारी भी छोड़ दी। नई सरकार के बनते ही वो इन्वेस्टर नई सरकार के पास आए, हमने पहला काम किया, दोनों कंपनियों को मर्ज कर दिया। मैंडेटरी ऑर्डर ऑफ अमेलगमेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसने हाई कोर्ट में चुनौती दे दी, सरकार के पक्ष में हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट में है। पक्ष में होता है तो उन इन्वेस्टर्स को उनका 5,800 करोड़ और जो भी उसकी वैल्यू है वापस मिलेगा। तो पॉलिटिकल इक्विटी के माध्यम से कैपिटल क्रिएशन किससे किया? जिसको सरकार की उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। और वो जो पैसा कैपिटल ऐसे किराएदारों से इकट्ठा हुआ
अब बहुत अच्छे डेवलपर्स भी हैं, तो ये किसके पास गए कि जो लगाई हुई पूंजी का एक हिस्सा भी वापस कर देगा और कमर्शियल स्पेस भी दे देगा। तो इनको डेवलपर मिला यूनिटेक श्री संजय चंद्रा। उस वक्त 2G की इन्वेस्टिगेशन में वो थे, बाद में केस चला, बाद में फ्लैट बायर्स का, बैंकर्स का उन्होंने बुरा हाल किया। वो दर दर घूम रहे हैं। पिछले 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो जेल में है। लेकिन उस कार्यकाल में वो फ्री घूमते रहे। तो उन्होंने जो एग्रीमेंट किया कि भाई आपको फ्लैट तो मिलेगा, 3-4 साल लगते हैं बिल्डिंग बनने में, लेकिन अशोर्ड इनकम स्कीम में मैं आपको वापस भी कर रहा हूं पैसा। तो अगर इन्होंने 5 करोड़ दिया तो उसने 3 करोड़ वापस भी कर दिया अशोर्ड इनकम स्कीम में, मंथली इंस्टॉलमेंट में। ये कुल सार है जो एक्सपोजे आया है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी जानना कि मैं किन लोगों से ये लाभ ले रहा हूं। आप सरकार में थे, राजनीति में तो सबसे मिला जाता है, सबसे संबंध रखते हैं, लेकिन किनसे नहीं रखने ये और आवश्यक होता है। और इनके परिवार के एक अन्य सदस्य के बारे में भी जो पिछले 5-7 साल से घूम रहा है, वो यही कैपिटल क्रिएशन है। सरल अंग्रेजी भाषा में इसे कहते हैं स्वीट हार्ट डील्स। व्यवसाय की दुनिया में इसे कहते हैं स्वीट हार्ट डील्स। आप बड़े आदमी हो, मैं आपका मुनाफा कमा के आपको देता हूं। और जैसा मैंने कहा कि जो अंग्रेजी की पुरानी कहावत है उसका हिंदी अनुवाद भी प्रयोग होता है कि आप तो खुद ग्लास हाउसेस में रहते हो, शीशे के घरों में रहते हो, और बिना सबूत में हर एक के बारे में बोल देते हो। तो इसलिए इन प्रश्नों का तो उत्तर दे दो। क्या कारण था कि वो कंपनियां दोनों जिग्नेश शाह की आपने सालों साल तक मर्ज नहीं होने दी, और 5,800 करोड़ रुपया 16,000 इन्वेस्टर्स का आपने लूटने दिया? क्या सचमुच में वो आके दिल्ली रह रहा था उन दिनों? वो तो दिल्ली में कभी उसका व्यवसाय नहीं था। और हम सबको अगर इस प्रकार के रियल एस्टेट डेवलपर मिल जाएं जो कहे पूंजी भी काफी वापस कर दूंगा और प्रॉपर्टी भी दे दूंगा, कोई कहेगा तो हम कहेंगे ये पॉन्जी स्कीम है। लेकिन बाकी सब निवेशकों के लिए, बैंकों के लिए वो पॉन्जी थे। लेकिन उन्होंने, अगर इनके अपने शब्दों में कहूं जो कल प्रयोग किए, जो कहा वो वायदा निभा दिया। पूंजी का एक बड़ा हिस्सा भी वापस कर दिया, और इन्होंने रियल एस्टेट भी दे दिया। अब ये कहना ये नॉर्मल ट्रांजैक्शंस हैं, एक औपचारिक बयान देना, इससे हिसाब नहीं चलेगा। अगर आपकी पार्टी मानती है कि आप देश की फर्स्ट फैमिली हो, तो फर्स्ट फैमिली को तो रोल मॉडल होना चाहिए। क्या ये रोल मॉडल हैं? और इसलिए जब आप रोज फर्जी और फरेबी बयान देते हैं अन्य लोगों के बारे में, तो कम से कम आप स्वयं कहां खड़े हैं इसका तो जवाब दीजिए। मुझे केवल इतना ही कहना था।
इस विषय से जुड़े सवाल आमंत्रित हैं। ये भी पूछ लें यार, तेरे को क्या। देखिए, जो कागज मैंने उन साइट्स पे देखे हैं, इट्स इन सेवरल क्रॉर्स। पहले कोई गुजरात की कंपनी किराएदार थी, उसके बाद ये किराएदार थे, और उसके बाद जितनी पूंजी जुड़ी किराए से, कर्मचारियों की तनख्वाह भी वो किराएदार दे देता था, भले लोग थे। शैलेंद्र, किराएदार से कैपिटल बनाने का जो एक तरीका अपनाया गांधी परिवार ने, क्या 2004 से शुरू होकर 2014 में खत्म हुआ या उससे पहले से सिलसिला चल रहा है? देखिए, जो कागज मैंने पढ़े हैं, जो वेबसाइट पे आए, मैं उसके बेस पे कह सकता हूं कि इस पीरियड का था। पायल, So I wanted to ask you on your tweet on the Congress manifesto where you mentioned whether they've taken into account anything that Mr. Huda has put out. You see, Lieutenant General Huda, I've said earlier also, was a very honorable soldier. He was the operational head, besides the army chief of the surgical strikes. He has great experience. The Congress party asked him to advise it on the security policy. He submitted his report from the newspaper reports on the 31st of March. I find it difficult to believe whether any of these suggestions on national security, which are in the manifesto, could ever have been suggested by him. So I want to know that does the manifesto contain any of his suggestions? And where are they? So that's what he's responding. He's basically saying that he doesn't want to get into this political slugfest, but what he's saying is that why don't politicians just wait to read that report before they start? No, I have said, I am sure he must have made some commendable, some good recommendations. And those recommendations are not only valuable for one party, but for all parties in the country when a person of that experience makes a recommendation. But are those recommendations a part of the manifesto? Or was that committee only for optics? So in no way do we want to undermine his suggestions. In fact, I hold it in very high esteem. देखिए, 31 मार्च को लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा ने कांग्रेस पार्टी को नेशनल सिक्योरिटी पे अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये मैनिफेस्टो में जो आपने इंटरनल सिक्योरिटी पे लिखा है, उन रिकमेंडेशंस के बेस पे है या कुछ और है, या वो केवल ऑप्टिक्स के लिए, दिखावे के लिए कमेटी बनी थी। लेफ्टिनेंट जनरल हुडा बहुत ही प्रतिष्ठित और अनुभवी व्यक्ति हैं और मुझे पूरा विश्वास है, और मैं सम्मान के साथ ये कह रहा हूं, उन्होंने बहुत गंभीर सुझाव दिए होंगे। वो पूरे देश के लिए, हर पार्टी के लिए लाभदायक होंगे। तो कम से कम ये बता दें कि इन सारी चीजों पे फिलहाल आप सुन रहे थे अरुण जेटली को। और रिपब्लिक भारत ने जो आपके सामने बड़ा खुलासा किया था, जो बड़ी जानकारी हमने रखी थी दस्तावेजों के आधार पर, उसी पर बयान दे रहे थे अरुण जेटली। सवाल पूछे सीधे राहुल गांधी से, एक गंभीर सवाल। गांधी फैमिली से एक फर्स्ट फैमिली है तो रोल मॉडल भी होना चाहिए। किस तरह के स्वीट हार्ट डील कर रहे थे घोटालेबाजों के साथ।